जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक है आपका एक सूक्ष्म घोंघा प्रजाति को लेकर। हाल ही में मेघालय में मौसमई गुफा है, एक स्थान है। यहाँ पर जियोरिसा मॉस्मेंसिस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की गई है। घोंघे की प्रजाति का नाम याद रखिएगा, जियोरिसा मॉस्मेंसिस। तो ये घोंघे की जो प्रजाति है, ये मेघालय में मिली है। हम इस प्रजाति के चित्र में देख सकते हैं कि ये इस प्रकार के कुछ घोंघे हैं जो मिले हैं यहाँ पे, और सूक्ष्म बहुत छोटे घोंघे हैं ये। तो इसीलिए कि एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। या तो वो क्वेश्चन आपको इस पर्टिकुलर घोंघे की प्रजाति को लेकर पूछा जा सकता है, या फिर वो क्वेश्चन मौसमी गुफा के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मेघालय जो है भारत का उत्तर पूर्व में स्थित एक राज्य है, जो विशेष तौर पर हम बात करें तो खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। और इसी नाम की यहाँ पर जनजातियाँ भी हैं, जिसके नाम पर यहाँ पहाड़ियों का नामकरण हुआ है, तो इसलिए ये प्रसिद्ध है। और इसी जनजाति वाले इलाके में जो मौसमी गुफा है, यहाँ पर ये घोंघा मिला हुआ है। चलिए बात करें इस घोंघे की। तो जो घोंघा है, ये एक विशेष प्रकार के सेल आकार की रखता है, ठीक है। और ये जियोरिसा सरिता, ये एक प्रकार का घोंघे की प्रजाति थी जो 1851 में खोजा गया था। तो कहीं ना कहीं इसी परिवार का एक सदस्य ये माना गया है, और कहीं ना कहीं इससे ये थोड़ा सा अलग भी है। यदि बात करें तो ये जो जियोरिसा घोंघा था, जियोरिसा सरिता घोंघा, जो 1851 में खोजा गया था, इस पर लगभग 7 धारियां मिलती थी इसके शरीर पर। इसका जो जो शैल थी, उस पर 7 अलग अलग धारियां मिल रही थी। और वहीं जो हाल ही में घोंघा खोजा गया है, इस पर इन धारियों का आकार जो है, संख्या जो है वो 4 है। मतलब इस पर 4 अलग अलग सर्पिल स्ट्राइप्स धारियां जो है वो मिल रही हैं। क्लियर, इसके शरीर पर मौजूद है, इसलिए इससे थोड़ा सा अलग है। कौन सा घोंघा? जो हाल ही में खोजा गया है। अगर इस घोंघे के निवास की बात करें दोस्तों, तो याद रखना है कि जियोरिसा जो घोंघा है, ये तराई के उष्णकटिबंधीय जंगल के साथ साथ ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों में मिलता है। सदाबहार जंगलों में मिलता है ऊंचाई वाले, और विशेष तौर पर कहाँ? जहाँ कैल्शियम से भरपूर चट्टानी सतह हो और मिट्टी या भूमिगत आवासों में। ऐसे आवास, ऐसी जगह, ऐसी चट्टानें जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, वहाँ पर इस घोंघे का निवास होता है। और मुख्य रूप से जो हिमालय का तराई प्रदेश है, हिमालय का जो सबसे निचला प्रदेश है, एक संकरी पट्टी में एक दलदली इलाका है, जहाँ पर जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय की, उसका पानी जब खादर बांगर प्रदेश से ऊपर उठ के आता है तो तराई प्रदेश में जाता है। और तराई प्रदेश में ये पानी जब भर जाता है तो यहाँ पर एक दलदली इलाका बना है, जो विशेष तौर पर उष्णकटिबंधीय जंगलों का प्रदेश है। इस उष्णकटिबंधीय जंगल के प्रदेश में ऊंचाई वाले स्थानों पर, जहाँ पर सदा हरे जंगल हैं, इन क्षेत्रों में भी ये घोंघे की प्रजाति मिलती है। लेकिन विशेष तौर पर वहीं मिलेगी जहां पर कैल्शियम की चट्टान मौजूद हो, या फिर जो सतह है वहां पर मिट्टी या भूमिगत जो अंदर होल करके रहते हैं, आवास होता है, उसमें ये घोंघा रहता है। अगर इस घोंघे के विघटन की बात करें दोस्तों, तो याद रखना कि जियोरिसा जिनस के सदस्यों का वितरण व्यापक रूप से कहाँ कहाँ है। यदि इसके वितरण की बात करूं मैं, तो ये वितरण जो है इसका, ये अलग अलग देशों में है। ये अफ्रीका में है, ये एशिया में है, इसके अलावा जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वहाँ पर भी ये मिलता है ना। और कहीं ना कहीं ये जो घोंघा है, ये चूना पत्थर की गुफाओं या चूना पत्थर के विघटन से बनने वाले कास्ट परिदृश्यों में ही रहता है। याद रखिएगा कैसे प्रदेशों में ये रहता है। इस पर खतरा क्यों है दोस्तों? तो याद रखना है कि कई जगह पर आप देख रहे हैं कि ऐसे स्थानों पर पर्यटक जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं। जब पर्यटक पर्यटन के लिए इन क्षेत्रों में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो उनकी जो गतिविधियां होती हैं, वो गतिविधियां इन घोंघे की सूक्ष्म जीवों की प्रजाति के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं घातक हो जाती हैं, है ना। कई बार हम जाते हैं तो कोई अपशिष्ट वहाँ फेंक देते हैं, या हमारी गतिविधियों के तहत वहाँ पर किसी भी प्रकार से आप वहाँ जाके कुछ भी काम करेंगे तो वो इन प्रजाति को खतरा पहुंचाता है। इसीलिए इसको लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। अब हम बात करते हैं मौसमी गुफा के बारे में दोस्तों। तो मौसमी गुफा जो है वो मेघालय में ही है। मेघालय की, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो पूर्वी खासी पहाड़ी है, उस जिले में जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी को आप अच्छे से जानते होंगे। चेरापूंजी जो है वो वर्षा
के लिए फेमस रहा है। विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा जो है, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान याद रखेंगे चेरापूंजी था। अब चूंकि मासिम राम हो गया, वो भी मेघालय में ही है। मासिम राम अब है वर्तमान में, जहां लगभग 1140 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है ना। इसके पहले चेरापूंजी हुआ करता था, अब मासिम राम है। ये दोनों स्थान खासी गारो जयंतीय पहाड़िया में है, याद रखना है आपको, ठीक है। और जो मासमई गुफाएं हैं वो भी खासी पहाड़ी के चेरापूंजी से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित हैं। क्यों? क्योंकि ये मासमई नाम का एक गांव है, यहीं पर ये गुफाएं, इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ा है, मौसमई गुफा पड़ा है। अब ये मौसमई क्या होता है, तो दोस्तों मौसमई शब्द का मतलब होता है ओथ स्टोन, ठीक है। और खासी लोग इस गुफा के लिए जो स्थानीय नाम यूज करते हैं दोस्तों, वो क्रेम कहते हैं, याद रखना। तो मौसमई नाम इस गुफा को ऐसे मिला है। ये गुफा जो है वो समुद्र तल से लगभग 1195 मीटर की ऊंचाई पर है, ये भी याद रखना है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नदी निकलती है जो पूर्वी खासी पहाड़ी से निकलती है, उस नदी का नाम है किंशी नदी, इससे ये प्रभावित भी होती है, ठीक है। हाँ, और ये गुफा जो है वो जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर प्राचीन काल के कई सारे जीवाश्म मिलते हैं जो यहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है। तो ये हमने बात किया घोंघे की विशिष्ट सूक्ष्म प्रजाति को लेकर, मौसमी गुफा को लेकर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका गीता गोपीनाथ। दोस्तों गीता गोपीनाथ जी हाल ही में चर्चा में रही हैं। इनका संबंध जो रहा है वो आईएमएफ से रहा है, ठीक है। आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री रही हैं गीता गोपीनाथ, और इन्होंने अपने 3 वर्षीय कार्यकाल के बाद लगभग जनवरी 2022 में सेवा मुक्त हो रही हैं। तो याद रखिएगा गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री रही, और 3 साल से अपने पद पर कार्यकाल पर हैं, लेकिन अब इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा जनवरी 2022 में, तो ये इससे हट जाएंगी। इसके बाद हम बात करें कि गीता गोपीनाथ जो है वो उनकी विशेषता ये रही है कि आईएमएफ जो है उसकी पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रही हैं, याद रखिएगा। पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रही हैं। और कहीं ना कहीं रघुराम राजन के बाद, रघुराम राजन जी जो पहले आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, इनके बाद इस पद को संभालने वाली दूसरी भारतीय भी है। मतलब कि इसके पहले केवल जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा कोष है उसकी अर्थशास्त्री के तौर पर, उसके बोल सकते हैं मुख्य अर्थशास्त्री के तौर पर पहले रघुराम राजन अपॉइंट किए गए थे। रघुराम राजन पहले भारतीय थे इस पद पर रहने वाले, उसके बाद यहाँ पर गीता गोपीनाथ दूसरे भारतीय के तौर पर हुई थी, ठीक है। और वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी। कौन से नंबर की? 11वीं मुख्य अर्थशास्त्री बनी थी, ये आपको याद रखना गीता गोपीनाथ के बारे में। अब यहाँ पर आईएमएफ की बात करें दोस्तों, तो मैंने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक शेयर की है। लास्ट ईयर जब आप कोरोना के दौर में थे, जब आपको आईएमएफ ने कोरोना के समय में कुछ हेल्प की थी, तो कोरोना के दौरान आईएमएफ और विश्व बैंक की जब सहायता आई थी, तो मैंने उस पर एक लेक्चर अपलोड किया था। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, वहाँ पर जाकर उस लिंक पर जाके आईएमएफ के बारे में सारी चीज़ें देख सकते हैं कि आईएमएफ कैसा संगठन है, आईएमएफ कब बना था, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, आईएमएफ के कार्य क्या हैं, आईएमएफ की मतलब उसका पूरा मूल्यांकन जो है उस लेक्चर में किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप उस लेक्चर को जब देखेंगे तो आपको आईएमएफ से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बहरहाल इस लेक्चर में भी थोड़ी सी हम बातें करते हैं कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का माहौल जो था वो गड़बड़ा गया था, पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई थी। ऐसे में जो भी देश थे, जो युद्ध प्रभावित देश थे, उनको पुनर्निर्माण करना था। अब उसका पुनर्निर्माण अगर करना है तो अपने आप में वो इतने सक्षम नहीं थे कि उसका पुनर्निर्माण कर सकें। तो ऐसे में उनके पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक की स्थापना की गई थी, और विश्व बैंक के साथ ही आप आईएमएफ का अस्तित्व भी देखते हैं। मतलब ये दोनों के दोनों संगठन जो है एक साथ स्थापित किए गए थे, और इनकी स्थापना के लिए कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि 1945 के आसपास ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? अमेरिका में आयोजित किया गया था। और इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही आईएमएफ और डब्ल्यूबी दोनों ही संस्थानों की स्थापना की गई थी। अब चूंकि इस ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के दौरान ही ये दोनों संस्था बने थे, एक आईएमएफ और एक आपका डब्ल्यूबी अर्थात विश्व बैंक, इसीलिए इसको ब्रिटेन वुड्स ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें, ठीक है। अब 1945 में स्थापित किया गया इसको। आईएमएफ जो है वो विश्व के लगभग 190 देशों को अपने सदस्य के तौर पर बोल सकते हैं कि शामिल किए हुए है, और यह अपने निर्णयों के लिए इन देशों के प्रति उत्तरदायी भी है। 27 दिसंबर 1945 को, याद रखिएगा 27 दिसंबर 1945 को भारत भी आईएमएफ का सदस्य बन गया था। क्लियर है? और इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की स्थिरता को सुनिश्चित करना। बाकी इसके बारे में जो डिटेल्ड आपका अध्ययन है वो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया आप उस पर जाके देखिएगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पर भी डिस्कस करते हैं, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना।
दोस्तों एमपीपीएससी काफ़ी सारे लोग दे रहे हैं और एमपीपीएससी के संदर्भ में अगर देखें तो ये मेंस में भी प्रश्न बन सकता है और प्रीलिम्स में भी प्रश्न बन सकता है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट योजना हो सकती है, आपको वहाँ पर ये डेफिनेटली नंबर दिलवाएगी। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना दोस्तों एक ऐसी योजना जिसके तहत आप जो साधन है बोल सकते हैं वाहनों के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में राशन पहुँचाने वाले हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब जो मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में जो मध्य प्रदेश की मंत्री परिषद है उसने गरीब आदिवासी परिवारों के लिए, याद रखिएगा ये योजना किसके लिए है, गरीब आदिवासी परिवारों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का निर्णय लिया है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आप एक और चीज देखिएगा कि एमपी में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी थी, तो खंडवा और आदि क्षेत्रों में उपचुनाव भी होने वाले हैं। तो इस योजना को इन निर्वाचन आचार संहिता वाले, भाई जहां पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर आचार संहिता लगी है, तो आचार संहिता वाले जिलों में इसको लागू नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं, जिले हैं, वहां पर इसको लागू किया जा रहा है और नवंबर 2021 से ये चालू भी हो जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 16 जिलों के 74 विकास खंडों को शामिल करेंगे और इन 74 विकास खंडों के लगभग 7,500 से ज्यादा गांवों को, परिवारों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये योजना आ रही है। इस योजना में क्या करेंगे, गांव में वाहन के माध्यम से राशन का वितरण किया जाएगा और इसके लिए वितरण के लिए प्रत्येक माह में एक विशिष्ट दिन का निर्धारण भी किया जाएगा। ये दिन का निर्धारण करने का जो काम है वो जिला कलेक्टर कर पाएंगे। क्लियर है। इसमें जो दिव्यांग लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, इनके लिए ये योजना बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई ये राशन की दुकानों तक चल के जा नहीं पाएंगे, ऐसे में इनको क्या करेंगे, इनके घर पे राशन की सामग्री मिल जाएगी, तो ये दुकान से राशन प्राप्त करने वाली सभी चुनौतियों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लियर है। तो कहीं ना कहीं इन लंबी लाइनों से इन लोगों को मुक्ति मिलेगी और घर पर इनको राशन प्राप्त हो पाएगा। तो निसंदेह एक इंपॉर्टेंट योजना के तौर पे हम इसे देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। तो ये सभी टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किए वो आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खासकर 2022 में जो